अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये प्रोग्राम है वीकेंड विद वकील अंसारी और मैं हूं वकील अंसारी। जैसा हस्बे वादा मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह गाहे बगाहे हम कुछ ऐसे प्रोग्राम लाते रहेंगे जो जिनमें मसाइल का जिक्र होगा, लेकिन मसाइल से ज़्यादा उनके हल कैसे किए जाए उसका जिक्र होगा। तो इसी सिलसिले में आज, जैसा कि हमने वादा किया था, इसी सिलसिले में आज हमने एक हमारी बहुत न्यूयॉर्क में ख़ास तौर पे डॉक्टर सरवत रिज़वी हैं जो इन मसाइल पर बात करती रही हैं, उन मसाइल के हल बयान करती रही हैं। और बाद दफ़ा ये होता है कि बहुत सारे हम अपने ख़वातीन के मसाइल का जिक्र ही नहीं करते और हम समझते नहीं मसाइल क्या हैं। तो एक औरत उन चीज़ों को जानती है और उन चीज़ों का हल भी बताती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे बहुत से मसाइल अमेरिकन हैं, लेकिन हम उनको पाकिस्तानी तरीक़े से हल करते हैं। तो हमारी ख़वातीन गो के बाहर अमेरिका में रह रही हैं, लेकिन वो भी इतने ही मसाइल का शिकार हैं जितना के माशरे में होते हैं। तो हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर सरवत रिज़वी साहिबा को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आई। और मुझे पता है मैं गाहे बगाहे आपके प्रोग्राम को देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो जो मसाइल हैं, पहले तो मसाइल का जिक्र कीजिए और फिर हम देखते हैं कि आप इस सिलसिले में क्या हल है। बहुत शुक्रिया। पहले थोड़ा सा तारुफ आपका। मेरा तारुफ तो आप ज़्यादा बेहतर करा सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर बहैसियत लाइफ कोच काम कर रही हूँ और मेरा अपना इदारा है बोट ऑफ सर्वाइवल के नाम से। और उसमें ये बोट ऑफ सर्वाइवल माशाल्लाह, सफीने निजात। बिल्कुल बिल्कुल, सफीने निजात जी। तो उसमें ये है कि ख़वातीन के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, पेरेंटिंग है, क्योंकि मैं लाइफ कोच हूँ और सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ यहीं से अमेरिका से। मैं यही जानना चाहता, सर्टिफाइड कोच जी, सर्टिफाइड मतलब आपने यही सीखा है ये? जी बिल्कुल, मैंने ये यही सीखा है और इसका सर्टिफिकेशन हासिल किया है। उसके अलावा मैं NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ और जो मेरी लाइफ कोचिंग है वो NLP बेस है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि लाइफ कोच जो है वो एक ऐसा फ़र्द होता है जो लोगों को उनकी ज़िंदगी के मसाइल से निपटने में मदद देता है, उनके टास्क यानी अहदाफ का तयन करने में मदद देता है, उनको एक मुतवाज़न लाइफ गुजारने में और ज़िंदगी के मसाइल की वजाहत और उनके सुलझाव में मदद देता है। और NLP बेस जो मैंने बात की, जो लाइफ कोचिंग की, तो उसमें ये आता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। तो उसमें ये आपने क्या कहा लफ्ज़ एक दफ़ा फिर कही? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। हाँ, इसको उर्दू तर्जुमा कीजिए। जी, उर्दू तर्जुमा में इस तरह इसको समझाना चाहूँगी कि गुफ्तगू यानी ज़बान बयान और दिमागी अमल और रवैयों के दरमियान जो ताल्लुक़ है ये उनको समझने में मदद देता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। और इसकी टेक्निक्स हैं जो कि एक प्रैक्टिशनर सीखता है, मास्टर प्रैक्टिशनर बनता है, फिर ट्रेनर बनता है। तो अभी मैं ट्रेनर तो नहीं हूँ, लेकिन मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मैंने आकर ये कोर्स कंप्लीट किया है। पाकिस्तान से बेसिक किया था डॉक्टर मोइज़ हुसैन से, यहाँ मैंने कामरान सुल्तान साहब से मास्टर प्रैक्टिशनर किया है और अब इसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही हूँ। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हाजरा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसकी मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर भी हूँ और उसके साथ साथ मैं वहाँ भी कोच करती हूँ। और हम मदद करते हैं ख़वातीन की जो घरेलू तशद्दुद के मामलात हैं, उसमें उसके लिए सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, सेफ्टी के जो क्या ऐसे लायमल अख्तियार किए जाएँ कि ख़वातीन और बच्चे या कोई भी फ़र्द। जी, अभी आपने लफ्ज़ कहा डोमेस्टिक वायलेंस। जी देखिए, हर सोसाइटी में ये वायलेंस होता है और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में जब ये वायलेंस होता है तो ख़वातीन इसको बाहर नहीं निकालती हैं, कहती नहीं हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहती हूँ वकील अंसारी साहब के जो मुझे तजुर्बा हुआ यहाँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली कम्युनिटी, अफ़गानी कम्युनिटी, जो हमारे अपने जो माशरे के लोग हैं वो माइंडसेट पाकिस्तान से, इंडिया से वही लेके यहाँ पर आते हैं। अच्छा, और हमारी ख़वातीन को आगही नहीं है, शऊर नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस में यानी घरेलू तशद्दुद
में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उमूमी तौर पे तशद्दुद से मुराद ये लिया जाता है कि शायद मारना तशद्दुद है, लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ा वसी कैनवस पे देखा जाता है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि जज्बाती तशद्दुद है, इसमें जैसे कहना चाहिए कि वायलेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, उसमें फाइनेंशियल भी आ जाता है, इमोशनल भी आ जाता है, फिजिकल भी आ जाता है। तो हम इसको ज्यादातर फिजिकल तशद्दुद ही लेते हैं, हम फिजिकल तशद्दुद लेते हैं, लेकिन फिजिकल से ज्यादा खतरनाक जो होता है वो इमोशनल तशद्दुद होता है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। और हम तो एक मिसाल दीजिए, इमोशनल तशद्दुद क्या है? इमोशनल तशद्दुद ये है कि किसी को आप इतना ज़्यादा खौफज़दा कर दें, इतना ज़्यादा इमोशनल कर दें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दें, उसकी किसी भी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएं और वो आपको बज़ाहिर दोस्त समझता रहे लेकिन आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हों। तो जो इमोशनल तशद्दुद होता है या इमोशनल जो मामलात होते हैं उसमें तो इंसान जहनी मरीज़ हो जाता है या फिर किसी खौफ का शिकार हो जाता है, और फिर ख़वातीन और बच्चे जो हैं इस माहौल में उनकी शख्सियत जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और अगर एक माँ की, एक औरत जो है वो घर का मरकज़ है, सुतून है, अगर एक औरत की शख्सियत तबाह हो जाए तो वो बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती, हम मुआशरे को एक अच्छी कौम नहीं दे सकते हैं। तो नेपोलियन का वो कौल है कि तुम मुझे बेहतरीन माएँ दो तो मैं तुम्हें बेहतरीन सिपाही दूंगा। तो वही बात है कि हमें सबसे ज़्यादा काम जो करने की ज़रूरत है वो अपनी ख़वातीन पे काम करने की ज़रूरत है, पेरेंटिंग के हवाले से भी। वकील साहब, मैंने सिंगल पेरेंटिंग पे भी कोचिंग की है कि किस तरह हम अपना दर्द और अपनी तकलीफ़ अपने बच्चों में मुंतकिल कर देते हैं। तो ये भी बड़े नाजुक मौज़ूआत हैं। आपके साथ बैठक रहेगी तो यकीनी हम और मौज़ूआत पे भी गुफ्तगू करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपसे माशाल्लाह बात करके खुशी हुई। बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इस सिलसिले में यकीन तौर पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन वन थिंग एट ए टाइम, एक वक्त में एक टॉपिक। तो कौन सा टॉपिक आपके दिल के करीब है जहाँ से आप शुरू करें? मेरे लिए तो ख़वातीन के तमाम टॉपिक ही दिल के करीब हैं, लेकिन हमने क्योंकि अभी डोमेस्टिक वायलेंस पे बात की है, घरेलू तशद्दुद पाकिस्तान में तो है लेकिन यहाँ पे भी हम उसी रेशो में पाते हैं अपने माशरे में। और तो आप डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करेंगे? जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जहाँ हम हालत हाज़रा पे बात करेंगे, शेर व शायरी पे करेंगे, मसाइल पे बात करेंगे, उसके साथ साथ ये भी कहा था कि कुछ फ़नून लतीफ़ा भी होगा, कुछ यकीन तौर पर गायकी भी होगी। जैसे कि आप सबको मालूम है, अमेरिका और कनाडा में हर साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे गायक आते हैं। और हमारी खुशकिस्मती ये भी है कि पाकिस्तान से भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो दिल के भी करीब होते हैं, दुनिया में जाने पहचाने, लेकिन उनकी गायकी जो है वो इतनी प्यारी है कि उनके हज़ारों फ़ैन हैं। अमेरिका के जिस शहर में जाते हैं मैंने ये देखा कि दिल से गाते हैं, वो बहुत सारा मोहब्बत लुटाते हैं। उन्हीं में एक नाम है जो बहुत ही मेरा छोटे भाइयों की भी तरह भी है, लेकिन आलमगीर तौर पर पहचाने जाते हैं। नाम इनका है नईम अब्बास रूफ़ी। और हकीकत है कि जब इनकी आवाज़ जो है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की विरसे में जो आवाज़ है वो इनके पास है। अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया है। नईम अब्बास रूफ़ी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम आपको अपने स्टूडियो में मुबारकबाद। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बड़ी खुशी हुई वकील भाई, और भाई आप लोग जिस तरह ये कर रहे हैं पूरे अमेरिका में, जो ये बेड़ा आपने उठाया हुआ है, और ये अल्लाह ताला इसे कायम दायम रखे, और ज़बरदस्त बहुत अच्छी बात है ये जो माशाल्लाह। इस दफ़ा टूर पे तुम आए तो बहुत सारे शहरों को तुमने टच किया और आते रहे हो तुम। मैं तकरीबन 20-25 साल से तुम आते रहे हो, लेकिन ये जो कि माशाल्लाह अभी उम्र जो है तुम्हारी फ्रीज हो गई, कहीं बदले नहीं है। मुझे भी अल्लाह का ख़ास करम है। इसकी वजह ये भी होती, मैं बाकी लोगों को भी बोलता हूँ कि बस अगर एज जो है ये तो एक नंबर है, लेकिन जो असल दिल जो वो साफ और जवान रहना चाहिए, उससे शख्सियत भी जवान रहती है। बहुत अच्छी। तो ये बताइए, गायकी का सफ़र शुरू कैसे हुआ? ये कॉलेज से शुरू हुआ। कॉलेज से? उर्दू साइंस कॉलेज में पढ़ता था कराची में जी। तो वहाँ पर जैसे डेस्क बजा के गाते हैं ऐसे स्टूडेंट सुनते थे। बिल्कुल। तो फिर एनुअल शोज भी होते थे हर साल, जैसे कॉलेज का शो होता था। बिल्कुल। तो उसमें बस मैं गाता था, तो लोगों ने बोला कि आप आगे भी गा सकते हो यार, गाओ जाके प्रोफेशनली करो। तो फिर स्ट्रगल टाइम शुरू किया। फिर उसके बाद एक कंपनी होती थी, कैसेट का दौर था जी, तो हीरा कंपनी थी एक बड़ी ज़बरदस्त कैसेट की, उनके पास गया, बड़े धक्के खाए,
लेकिन घर वालों की तरफ से मुखालफत हुई? घर वालों की तरफ से मतलब मना नहीं था, लेकिन ये कि वो बोलते थे पढ़ो, अव्वल ये चीज़ है, मतलब ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। तो लेकिन जब इस चीज़ में गुजरे तो फिर जब घुस गए अपने शोबिस के अंदर तो पढ़ाई साइड पे निकल गई, बोला ठीक है यही कर बेटा, सही, अब क्या करें, फंस गए खुद ही। ये बहुत सारे आर्टिस्टों की यही कहानी है। यही कहानी है, और मेरा ख्याल है कामयाब इंसानों की भी यही कहानी है। असल में वकील भाई जो रास्ता है ना, राह वो हम बनाते हैं, हम उसमें मतलब माँ बाप बोलेंगे डॉक्टर बन जाओ, वो बोलेगा इंजीनियर बन जाओ, लेकिन जो उसने बनाना है ना वही बनना है बस। क्या बात है, ये बात है, परवरदिगार ने बनना वही है, और उसी में स्टैंप लगानी है। फिर बात ये भी है, वो कौन सा वक्त था, वो कौन सा लम्हा था जब तुमने कहा यस मैं नईम अब्बास रूफी अब पहचान जाता हूँ दुनिया में? जब नुसरत फतेह अली खान साहब की एल्बम आई तो मेरे लिए उस वक्त वो बहुत स्ट्रगल टाइम था बड़ा, क्योंकि कराची में आपको पता है बहुत बड़े बड़े सिंगर्स थे और बड़े नाम थे उनके, तो उसमें अपनी जगह निकालना एक बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जब नुसरत फतेह अली खान साहब का कैसेट आया, वो दम्मस कलंदर वाला, जो मैंने बोला यार ये जो इनको अगर मैंने सीख लिया, इनको याद कर लिया, तो खैर पाकिस्तान में इनको कोई छू नहीं सकता, पाकिस्तान में इंडो पाक नहीं छू सकता उनको। वाह 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 वाह। तो मैंने वो फॉलो करना शुरू कर दिया, फिर वो कैसेट को स्लो करके सरगमें याद करनी, फिर वो करने लगे, उनको पिच उनकी पकड़नी, फिर ये सब कुछ करके बस वो परवरदिगार ने वो एक राह देनी थी, वो राह दे दी मुझे, तो उस पर बस फिर मैंने अपने आप को मैंने कहा यही करना है। तो जब उनको फॉलो किया तो वो दुनिया में पहचाना चला गया कि यार जैसे खान साहब के मरने के बाद जो एक वो जो खाली जगह थी वो पुर तो अभी भी नहीं हो सकती ना पहले हो सकी, लेकिन मेरा मिजाज यही है कि जिसको फॉलो करो वैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन खुशबू आनी चाहिए, तो मेरे में से उनकी खुशबू आती है। खुशबू आती है और बहुत खूब आती है, और यकीन तो तुम दिल से जो तुमने सीखना चाहा और जो ऐसा कह रहे हो तो उससे बिल्कुल, जो मैंने तो कहा कि उनकी आवाज़ का वारिस नईम अब्बास रूफी, और मैं तुम्हें आज से नहीं तकरीबन 20-25 साल से देख रहा हूँ, हमारी कुर्बत भी रही है, और तुमने पूरे अमेरिका में माशाल्लाह आपके साथ तो बहुत रही, क्योंकि हम लोग, और आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने टॉप, पाकिस्तान के इंडिया भी जितने टॉप आर्टिस्ट हैं उनकी ख्वाहिश होती थी कि आपको होटल में ठहरे हैं न्यूयॉर्क में, क्योंकि मेडिसन होटल एक पता बड़ा आपका वहाँ पे बड़ा एक कमाल था, हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती थी कि वहाँ रहे, और क्योंकि एक घर जैसा माहौल था। ये बड़ी बात है, अब नहीं मिलेगा वो चीज़। हाँ, बहुत अच्छा वक्त होता है, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और मैंने भी उन लोगों से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। गो के नाज़रीन, मैं तो काम करता था और आर्टिस्ट आते थे, मेरी खुशकिस्मत ये थी कि शाम के वक्त इनके साथ बैठा और इनसे सीखना। नहीं, एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है लाइफ में जहाँ आदमी सोचता है कि मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। इस गायकी में तुमने क्या पाया? देखिए, सबसे बात तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने मेरा पूरी नाम दिया मुझे, और फिर क्रेडिट मेरे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की वजह से नाम दिया। तो मेरे लिए ये भी बड़ी ऑनर की बात है कि मैं उस्ताद नुसरत अली खान के नाम से पहचाना जाता हूँ, अपने मुल्क का वो लेजेंड जो पूरी दुनिया में नहीं है। और मैं इस चीज़ में कभी भी अपने आप को कम नहीं समझता हूँ कि यार आप अपना क्यों नहीं करते। तो नुसरत अली खान साहब भी मेरे अपने हैं ना, तो मैं उनको याद किया, तो अपने से जिंदगी बनती है। गायकी में तो मैंने कुछ खोया, देखें खोता बंदा क्या खो सकता है आदमी, जब अल्लाह ताला ने सब कुछ सामने रख दिया कि बेटा ये जो करना है करो, तो मैं नहीं समझता मैंने कुछ खोया हो। मैंने जो भी किया पाया, मेरे अल्लाह ने दिया है मुझे बस। अभी रफ़ी, मैंने देखा है शिकागो में, मैंने देखा न्यूयॉर्क में, डैलस में, माशाल्लाह तुम गा रहे हो, 10-10, 15-15 हज़ार लोग हैं, लेकिन वो इसी तरह दीवाने हो रहे हैं, इसी तरह उसको एंजॉय कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है ये जो हज़ारों लोग तुम्हारे आवाज़ पे? असल में ये मेरा काम है ही नहीं, ये हमारा काम ऐसा है वकील भाई, ये कर नहीं सकते आप, ये हो जाता है, हो जाता है, ये आमद का काम है, ये हो जाता है बस। ये आप सोचो ना कि मैं ऐसा करूँगा तो नहीं होगा, ये बिल्कुल शायरी की तरह। हाँ, ये बस एकदम बस क्राउड को जज करना, क्राउड को पकड़ना, क्राउड की मर्जी है 10,000 हवा में कि वो उसको कैरी करते हैं कि नहीं करते हैं, अब ये नहीं पता होता है। ये बस ऊपर की तरफ से कुछ होता है कि ये ले भाई, ये होता है, कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, सोच के नहीं किया। तो अपने चाहने वालों को तुम क्या पैगाम देना चाहते हो? तुम अमेरिका में हो इस वक्त, और माशाल्लाह तुम्हारे 2-3 प्रोग्राम आ रहे हैं। जी। ये तुम्हारे चाहने वाले पूरे अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हो? पैगाम जी बस ये कि अपने काम के साथ ये कि बड़ा एक क्या बात याद आ गई मुझे कि ये मेहदी हसन खान साहब बोलते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि फ़नकार कैसे बनता है। बोलते हैं कि
अपने काम पे कामिल होना, अपने काम से कामिल होना, वाह 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 और अल्लाह की रजा का शामिल होना, वाह वाह फिर वाह। फनकार बनता है, आर्टिस्ट बनता है, फिर आर्टिस्ट बनता है, जो भी हो, चाहे शायर हो, जो भी, पहले अपने काम फिर को फिर एक दफा फिर सुनाइए। अपने काम से कामिल होना, अपने अपने काम काम से- से कामिल होना, यानी मतलब फेयर होके करना, हाँ, फिर ऊपर से अल्लाह की रजा का शामिल होना, फिर फनकार बनता है बस। शामिल होना। चाहे एनी काइंड ऑफ फनकार कोई भी हो शो। बात फन पे हो रही है, फनकारी पे हो रही है, गायकी पे हो रही है, तो कुछ गुनगुना के बताओ, सुनाओ। मुझे पता है ना यहाँ म्यूजिक है ना कुछ है, हाँ, नहीं लेकिन मसला मुझे पता है तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। बल्कि ये बताओ, ख़ासतौर पे तुम्हारा जो एक रिकॉर्ड आजकल माशाल्लाह मैंने अभी देखा, और यूट्यूब पे बहुत मशहूर हो, मौजूद हो, जी, हर जी। जगह हो तुम, उसमें से कोई एक, अच्छा सुना दो अच्छे। हाँ, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, शेख जो करता है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं, कोई दिल में लिए अरमा चला जाता है, कोई खोए हुए औसा चला जाता है, हुस्न वालों से ये कह दो कि न निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे पास अम्बेडकर साहब हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत चाहते हैं आप नए आए, तो वेलकम टू यू। आपके लिए क्या पैगाम है पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए? देखिए, पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो तकरीबन 1 मिलियन लोग हैं, 10 लाख के करीब लोग हैं, और वो मेरा सबसे बड़ा सरमाया है एक नए सफ़ीर के तौर पे इस मुल्क के अंदर, और मेरे दस्ते रास्त होंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनके दरमियान बैठ के, उनके मशवरे के साथ, उनके टीम वर्क के साथ हम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इजाफ़ा करें। और मैं आज ख़ास तौर पर ह्यूस्टन से मैंने इब्तदा की है, टेक्सास से की है। मैं कम्युनिटी के दरमियान आया हूँ और उनसे दरख्वास्त करने आया हूँ कि आइए मिलकर ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम करें, और वो मुझे इस पूरी कार्रवाई में अपने हमकदम पाएंगे, एक कप्तान के तौर पे नहीं, एक टीम प्लेयर के तौर पे। बहुत सारा आपको खुशामदीद अमेरिका में, शुक्रिया। बहुत अच्छा बोले आप। जी, अभी आपने सुना मैसेज, ये फिल रामोस थे जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के, और ये 2 दफ़ा पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान और न्यूयॉर्क के जो एक सिस्टर सिटी के तौर पे इन्होंने जो काम कर रहे हैं, तो आप सुनिए कि किस तरह ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान से किस तरह नर्सिस की यहाँ कमी है उनको लेके आना चाहते हैं। तो देखिए, ये चंद चीज़ें हैं जो कि हम एज ए कम्युनिटी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुइए, काम कीजिए, लोकल सियासत में हिस्सा लीजिए, अपने बच्चों को लेके आइए, इस पूरे जो कि हमारे इर्द गिर्द माशरा है इसका हिस्सा बनिए, अमेरिकन मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनिए। इसी में हमारी और आपकी खैरियत भी है, इसी में हम आगे बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, जाते जाते मेरी एक गज़ल के 3 अशार, और सुनिए ये गज़ल कि गुलशन में थी बहार अभी कल की बात है, गुलशन में थी बहार अभी कल की बात है, हर शय थी मुश्कबार अभी कल की बात है। मैं चुप हुआ तो बोल उठी दिल की धड़कनें, मैं चुप हुआ तो बोल उठी दिल की धड़कनें, था दिल पे इख्तियार अभी कल की बात है। और ये शेर देखिएगा कि मैंने कहा कि आपसे मुद्दत हुई मिले, मैंने कहा कि आपसे मुद्दत हुई मिले, कहने लगे कि यार अभी कल की बात है। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। वकील अंसारी को इजाज़त दीजिए, आइंदा हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। नया एक रब्त पैदा
पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, नया एक रब्त पैदा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, नया एक रब्त पैदा क्यों करें हम। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम, वफादारी का दावा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, नया एक रब्त पैदा क्यों करें हम। किया था ऐहद जब लम्हों में हमने, किया था ऐहद जब लम्हों में हमने, तो सारी जिंदगी ईफा क्यों करें हम, तो सारी जिंदगी